बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले एक ख़बर है जो कमर मेकन साहब ने उसको रिपोर्ट किया है। जर्नलिस्ट हैं, इस्लामाबाद से रिपोर्ट करते हैं। मैं एज इट इज़ आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने ट्वीट किया कि इमरान खान के लिए अलग कानून। ज़राए के मुताबिक पीर से कल शाम तक अडयाला जेल में मौजूद तकरीबन 7,000 से ज़ायद कैदियों को ईद की वजह से अपने तमाम दोस्तों, प्यारों और फैमिली मेम्बरान से मिलने की खुसूसी इजाज़त थी और तकरीबन तमाम कैदियों जिनसे मुलाकात के लिए मुलाकाती आए उनकी मुलाकातें करवाई गई हैं। सवाए इमरान खान और बुशरा बीबी के हर ईद पर एक रवायती प्लान के तहत खुसूसी मुलाकातें करवाई जाती हैं, लेकिन हालात की सितम ज़रीफ़ी कहें या कब्ज़ा माफिया हुक्मरानों की बेहिसी, इमरान खान को ईद के लिए भी अपनी फैमिली से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। फैमिली ने खुसूसी मुलाकात की अर्जी डाल रखी है, लेकिन मुलाकात की इजाज़त मिलती नज़र नहीं आ रही। ये कमर मेकन साहब हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट किया था। ईद, वैसे पाकिस्तानियों को ईद मुबारक। आज ईद की सुबह है पाकिस्तान में और आप सारे ईद मना रहे हैं, लेकिन ईद की असल मुबारकबाद जो देनी चाहिए वो तो शुगर माफिया को देनी चाहिए। पाकिस्तान में ये जो हुकूमत बनी है ना पीडीएम की, ये शुगर चोर, चीनी चोर के नारे लगाते थे। फिर जितने भी चीनी वाले लोग हैं वो सारे इनकी हुकूमत में शामिल हो गए। यानी जितने शुगर मिल मालिकान हैं या शुगर माफिया आप कह लें उनको, ये ज़्यादातर लोग सियासतदान हैं। सियासतदानों की मिले, उनके रिश्तेदारों की मिले, और यही इक़्तिदार में रहते हैं किसी ना किसी सूरत में। मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ये अपने बंदे रखते हैं। जब भी कोई पार्टी इक़्तिदार में आती है तो ये अपने मफाद के खिलाफ कोई भी कानून पास नहीं होने देते। गन्ने के किसानों का ये इस्तेहसाल करते हैं। चीनी की कीमतें ये मोनोपोली के जरिए से खुद तय करते हैं और ये बहुत मुनाफा कमाते हैं। अभी इस रमज़ान में इन्होंने कितना मुनाफा कमाया जरा ये आप देखें। 2021 का एक डाटा है, वो ये बताता है कि एक पाकिस्तानी औसतन जो चीनी इस्तेमाल करता है एक साल में, वो लगभग 26 किलो है। पूरे साल के अंदर 365 दिनों के अंदर ये एवरेज है। अच्छा, इसमें जो चीनी की पैदावार पाकिस्तान में हुई है मौजूदा साल में 2024-25 के सीज़न में, वो 680 करोड़ किलोग्राम बताई जा रही है। यानी आप ये 6.8 मिलियन टन है। 6.8 मिलियन टन जो है वो चीनी की पैदावार है 2024-25 में। और इसमें से जो 160 करोड़ चीनी है, लगभग 150-160 करोड़ चीनी वो रमज़ान मुबारक में बिक गई है। रमज़ान में लोग चीनी बहुत ज़्यादा ख़रीदते हैं और एक्स्ट्रा ख़रीदते हैं, इस्तेमाल भी ज़्यादा होता है रमज़ान मुबारक में। तो रमज़ान एक ऐसा सीज़न होता है जैसे कि टेक्सटाइल वालों का, कपड़ों वालों का सीज़न है कि जनाब दोनों ईदों के ऊपर उनका कपड़ा बिक जाता है। जैसे जानवर बेचने वाले जो हैं, मवेशी बेचने वाले, उनका बकरा ईद के ऊपर उनकी बकरियाँ, उनके जो हैं उनके जानवर बिकते हैं, बैल बिकते हैं, उनके ऊँट बिकते हैं। तो उनका वो सीज़न होता है। तो हर एक का शादियों का सीज़न होता है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बिकती हैं। शादी हालों का एक सीज़न होता है। इसी तरह जो शुगर मिल माफिया है उसका भी एक सीज़न है, और ये रमज़ान मुबारक इनका सीज़न होता है। होना तो ये चाहिए कि चीज़ों की कीमतें कंट्रोल की जाए। हुकूमत ने दावे किए थे, लेकिन कम से कम 30 रुपए फी किलोग्राम चूना लगाया गया है। इन्होंने कितनी चीनी बेची ये मैं आपको बताता हूँ। 160 यानी तकरीबन कोई 20% चीनी जो इस्तेमाल करते हैं ना पाकिस्तानी, वो इस एक महीने में इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो 80% है ऑलमोस्ट, उसको पूरे साल में इस्तेमाल करते हैं। ये मैं मोहतात फिगर आपको बता रहा हूँ। बाज़ डाटे ऐसे हैं, कुछ डाटाज मिले हैं, वो ये कहते हैं कि जी दावा किया गया उनमें कि शायद 20% से भी ज़्यादा चीनी इस एक महीने में इस्तेमाल होती है। लेकिन हम मोहतात चलते हैं, चले 20% आप लगा लें तो लगभग कोई 150 करोड़ किलोग्राम चीनी जो है वो इस्तेमाल की गई है यहाँ रमज़ान मुबारक में। और अगर आप 30 रुपये 35 रुपये का जो चूना लगाया गया फ़ी किलोग्राम पे, उसको अगर शामिल करें तो लगभग 5,000 करोड़ जेबों में गए हैं शुगर मिल माफिया की। आप अंदाज़ा करें। तो फिर ईद मुबारक तो इनको कहनी चाहिए कि शुगर मिल माफिया जो है, मौजें तो इनकी लगी हुई हैं, पैसा तो इन्होंने बनाया है, ईदी तो आवाम से इन्होंने इकट्ठी की है और हुकूमत ने आंखें बंद रखी हैं। हुकूमत ने बस एक दफ़ा कह दिया यार 164 पे फिक्स कर देते हैं, 130 से उठा के 130-140 पे बिकनी चाहिए थी मैक्सिमम। 164 पे इन्होंने फिक्स करवा दी। वो वहां पे भी नहीं बिकी, वो 180 में बिकती रही है। यानी जो असल चूना है वो 40 रुपए से भी ऊपर लगता रहा है। लेकिन मोहतात अंदाजा भी आप लगाएं तो 5,000 करोड़ का चूना पाकिस्तानियों को लगाया शुगर मिल माफियाज ने। और ये वो हुकूमत है जो कहती थी चीनी चोर। तो आज चीनी चोर कौन है? और पाकिस्तान का मीडिया इस पे बात ही नहीं कर रहा। इमरान खान के दौर में चीनी की कीमत 5 रुपए किलो बढ़ गई थी, इन्होंने नाच नाच के घुंघरू तोड़ दिए, तबैयां फेर दी। इन्होंने कहा जी पता नहीं क्या हो गया, पाकिस्तानी भूखे मर गए, सब तबाह हो गया।
क्या बनेगा पाकिस्तान का, हर चीज बर्बाद होगी पाकिस्तान की, कुछ नहीं बचा पाकिस्तान के अंदर। ये वो कह रहे थे जब इमरान खान के दौर में 5 रुपए किलो चीनी बढ़ जाती थी या 2 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ जाता था। और अब क्या हो रहा है, अब तो जनाब लंबे चूने लग रहे हैं, अब तो लुटमार जारी है। लेकिन मीडिया जो है उसकी सर पे जो है ना, उसके कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही। मीडिया कुछ भी करने के मूड में नहीं है। वजह यह है कि मीडिया को भी पैसा दिया जा रहा है, खुल खला के पैसा दिया जा रहा है। बहरहाल ये उनको मुबारकबाद देनी चाहिए। और इस पे मिफ्ता इस्माइल साहब का एक स्टेटमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग। इमरान खान के दौर में जब 3.5 साल में चीनी 70 रुपए से 90 रुपए तक हुई तो शहबाज शरीफ बहुत नाराज हुए और इमरान खान को कहा कि आप माफिया के जेर असर आकर चीनी महंगी कर रहे हैं। अब चीनी 115 रुपए से 180 रुपए पर चली गई है, मगर शहबाज शरीफ का वो गुस्सा अब न जाने कहां चला गया। गुस्सा बड़ा सियाना है, गुस्सा जो है वो मुखालिफ पे आता है। अवाम के लिए तो कोई गुस्सा करता ही नहीं है ना, अवाम के लिए तो कुछ सोचता ही नहीं है। और ये जो बड़े दुखी और दर्द दिल के साथ कहते थे 70 रुपए लीटर पेट्रोल बेचना चाहिए, वो 70 रुपए लीटर से ज्यादा तो ले भी ले रहे हैं। सिर्फ पेट्रोल 70 में बेचना तो बहुत दूर की बात है, जो पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर टैक्सेस हैं वो 100 रुपए से ऊपर हैं। जिन्होंने 70 रुपए लीटर पेट्रोल बेचना था उनके टैक्सेस ही 100 रुपए से ऊपर हैं। जिन्होंने 300 यूनिट तक बिजली फ्री देनी थी हर पाकिस्तानी को, वो बिजली की कीमत 4 गुना करने के बाद अभी मजीद तरीके सोच रहे हैं कि और महंगी कैसे करें। और कौम के ऊपर एहसान क्या चढ़ाया IMF से मुज़ाकरात करके कि जी 1 रुपया यूनिट हमने सस्ता कर दिया। और कहते हैं हम IPPs के साथ बातचीत कर रहे हैं कि ये जो महंगे मुआहदे हो गए थे इसके अंदर नजरसानी करें। भाई ये महंगे मुआहदे किए किसने थे? इनमें बेशतर मुआहदे इन्हीं हुक्मरानों ने किए थे। यही पीपल्स पार्टी और PMLN, इन दोनों की हुकूमतें थी और ये धड़ाधड़ IPPs के साथ महंगे तरीन और दुनिया के गलत तरीन मुआहदे कर रहे थे, जिनका खुमियाजा आज पूरी कौम भुगत रही है। आप 1 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं, आप 3 यूनिट बिजली का पैसा देते हैं। आपके पूरे खित्ते के अंदर कहीं पे भी बिजली इतनी महंगी नहीं है जितनी पाकिस्तान के अंदर महंगी है। आपकी इंडस्ट्री बंद हो रही है, आप घर में बिजली इस्तेमाल करते हुए डरते हैं। और अभी जो बिजली के बिल आपको आएंगे, जब ये गर्मियां शुरू हो रही हैं, मामला आगे बढ़ेगा तो आपको लग पता जाएगा कि इन्होंने पाकिस्तानियों के साथ किया क्या है, कितनी ज्यादती की इन्होंने पाकिस्तानियों के साथ। खुद ही पहले गलत मुआहदे किए और अब खबरें चलाते हैं जी हम उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। सजा देनी चाहिए उन सारे लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान को इस जंजाल में फंसाया है। इतनी बिजली पैदा करने की क्या जरूरत थी जितनी आप इस्तेमाल ही नहीं कर सकते थे? ये फजूल खर्ची नहीं है, ये एक्चुअली इसके पीछे का जो गेम है वो कमीशंस हैं जो बड़े बड़े लोग खा जाते हैं कि जनाब इसके अंदर आप इतना पैसा कमाएंगे, इतना पैसा आप हमें देंगे, हम इतना पैसा अपनी जेब में डालेंगे। हमारा कौन सा घर से जा रहा है? कौम का पैसा है, लुटमार कर लो। तो ये लुटमार हुई है जी पाकिस्तान के साथ। इमरान खान इस लुटमार में हिस्सेदार नहीं बना तो चाहे वो शुगर मिल माफिया था, चाहे वो IPPs माफिया था, पाकिस्तान के सारे माफिया इकट्ठे होकर उसको पड़ गए, लेकिन पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के साथ खड़ी हो गई। अब नाजरीन, जो ये अमेरिका से खबरें आ रही है ना, मैंने इसमें कुछ और तहकीकात भी की हैं। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने क्यों बात की ओवरसीज पाकिस्तानियों से कि आप टेम्परेचर को डाउन करें? क्या ये कॉमन सेंस है? क्या वो 5 लोग जो आए मिलने के लिए, जिनमें से 2 लोग ज़ाती तौर पे बड़े अच्छे ताल्लुक वाले थे एस्टेब्लिशमेंट के, या वो पहले भी एस्टेब्लिशमेंट से मिलते रहे हैं, 3 लोग नए थे जो बड़ी खुशगवार हैरत के साथ वापस गए कि जी हमें तो बड़ा प्रोटोकॉल मिला है, हम तो बड़े खुश हुए इस प्रोटोकॉल से। सवाल ये पैदा होता है कि ये मुलाकात जो की गई है इसका मकसद क्या है? एस्टेब्लिशमेंट उनसे चाहती क्या थी, या वो एस्टेब्लिशमेंट को क्या दे सकते हैं? देखिए, एस्टेब्लिशमेंट ने अगर टेम्परेचर डाउन करना है तो इमरान खान किसका कैदी है? इमरान खान तो किसी सियासी जमात का कैदी तो नहीं है, कानून का या अदालत का कैदी तो नहीं है। वो तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का कैदी है। वो तो उसकी लड़ाई एस्टेब्लिशमेंट के साथ चल रही है, इस वजह से वो जेल काट रहा है। तो जाएं जाके इमरान खान से बात करें कि टेम्परेचर डाउन करना है, हो सकता है वो टेम्परेचर डाउन कर दे। और अगर इमरान खान टेम्परेचर डाउन नहीं करता तो जो करोड़ों लोग उसके साथ खड़े हैं वो क्यों डाउन करेंगे? देखिए, इसको आप समझें, ये इमरान खान की सपोर्ट छीनने की कोशिश थी और कुछ नहीं था। मुज़ाकरात में जिन लोगों को बुलाया गया उन्हें बताया गया जी इमरान खान अच्छा आदमी नहीं है। उन्हें ब्रीफिंग्स दी गई जी इमरान खान ने इकॉनमी तबाह कर दी थी। हालांकि उस दौर में 6% से हम ग्रो कर रहे थे और अब हम कभी माइनस पे होते हैं, कभी बड़ी मुश्किल से 1 पे पहुंचते हैं। उस दौर के अंदर इंडस्ट्री फुल बूम पे चल रही थी, आपको फैसलाबाद में वर्कर नहीं मिल रहे थे। आज एक खबर मैं आपको देता हूं, यहीं पे दे देता हूं, बल्कि खबर पहले आपको देता हूं फिर आगे बढ़ते हैं। ये एक्सप्रेस न्यूज की खबर है, देखें आप। गलत पॉलिसियों की वजह से टेक्सटाइल स्पिनिंग मिलें बंद होने का खदशा। ये वो मिले हैं जो इमरान खान साहब के दौर में इनको मजदूर नहीं मिल रहे थे, ये अपनी पूरी कैपेसिटी पे चल रही थी, 3-3 शिफ्टें लग रही थी, मजदूर अवेलेबल नहीं थे,
लोग ओवर टाइम कर रहे थे, इतने ऑर्डर आ रहे थे पूरी दुनिया से कि धड़ाधड़ एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी। ये इमरान खान के दौर में हो रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है, कपास की काश्त और खपत बढ़ाने और रुई और सूती धागे की दरामद की बजाय कॉटन प्रोडक्ट्स की बरामदात में रिकॉर्ड इजाफे से मुतालिक तजावीज़ पर अमल दरामद ना होने के बायस पूरे कॉटन सेक्टर में तशवीश की लहर पाई जा रही है। ईद उल फितर के बाद मजीद टेक्सटाइल स्पिनिंग मिलें बंद होने के खदशात पैदा हो गए हैं। इससे पहले जो है वो बहुत सारी मिलें पहले भी बंद हो चुकी हैं। बड़ी बड़ी आपकी टेक्सटाइल मिलें जो है वो काम करना छोड़ चुकी हैं। आपके लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट को लगता है कि अब तरक्की हो रही है और इमरान खान के दौर में तरक्की नहीं हो रही थी। इमरान खान ने कोरोना के बावजूद पाकिस्तान को डूबने नहीं दिया और इनके दौर में तो कोई वबा भी नहीं है और उन्होंने पाकिस्तान को डबो के रख दिया। दहशतगर्दी इमरान खान के दौर में खत्म हुई, इनके दौर में दहशतगर्दी कहां से कहां पहुंच गई, क्योंकि जनरल बाजवा को शौक था कि दहशतगर्दों को वापस लेकर आना है। उनका शौक पूरा करवा दिया, इधर धमाके ही खत्म नहीं हो रहे और अब ड्रोन हमला भी हो गया है। अब नाजरीन देखें, इसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों से क्या हासिल किया जा सकता है। पाकिस्तान में इमरान खान आपके कंट्रोल में, इमरान खान से अगर एस्टेब्लिशमेंट जाके बात करे और इमरान खान साहब कोई हुक्म जारी करें या एस्टेब्लिशमेंट चीजों को डाउन करे तो शायद उनकी पार्टी उनकी बात मान ले। या ये लगता है एस्टेब्लिशमेंट को कि ये 3-4 ओवरसीज पाकिस्तानी वापस जाएंगे, बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जी आज के बाद हमने इमरान खान का साथ नहीं देना या हमने चीजों को डाउन कर देना है, इमरान खान इस सूरत में बाहर आ जाएगा छूट के। क्या लोग इस पर यकीन कर लेंगे? कोई इस पर यकीन नहीं करेगा, ना इन लोगों की कोई गारंटी है। हुआ यह है कि एस्टेब्लिशमेंट एक्चुअली इमरान खान साहब की सपोर्ट खींचने की कोशिश कर रही है कि कम से कम लोग इमरान खान साहब को सपोर्ट करें पाकिस्तान से बाहर। और अब वो ऐसे और लोगों से भी मुलाकात करेंगे, उनको भी बहुत प्रोटोकॉल्स दिए जाएंगे। एक चीज और है नाज़रीन, इसमें यह है कि जो पाकिस्तान के अंदर लीडरशिप है उसमें से अक्सरियत को एस्टेब्लिशमेंट ने कुछ हद तक मैनेज किया है, यानी उन्होंने ओवरऑल कंट्रोल किया हुआ। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उनकी मर्जी के बगैर नहीं चल सकती, कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की जा सकती। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को या हुक्मरानों को सियासत करने की इजाज़त तो है, लेकिन प्रैक्टिकली वो बड़े इकदाम नहीं उठा सकते। जितनी भी बड़ी बड़ी ट्रांसफ़र और पोस्टिंग हैं उसके इख्तियारात वज़ीर आला के पास नहीं है, वो एस्टेब्लिशमेंट के पास हैं। और एक चीज़ तो है कि हालात अब वैसे नहीं हैं, लीडरशिप के ऊपर अवाम को भी उतना एतबार नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत ज़बरदस्त जोर लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन मैं अक्सरियत की बात कर रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि ये लोग इमरान खान से नफरत करते हैं। लीडरशिप के लोग, किसी के मफादात उसके सामने आ गए हैं, कोई ब्लैकमेल हो गया है, कोई परेशान हो गया है, किसी को खौफजदा कर दिया गया है, किसी को लालच दिया गया है। हर एक को अलग अलग तरीके से डील किया जाता है। देखिए, इमरान खान के साथ पाकिस्तान की आवाम की बड़ी तादाद खड़ी है और ये भी मैं आपको बताऊं कि लीडरशिप भी सारी की सारी इमरान खान के साथ खड़ी है, लेकिन हर एक के अपने अपने मसाइल हैं और उसकी वजह से कुछ लोग कंप्रोमाइज भी हैं, कुछ लोग नहीं कंप्रोमाइज। लेकिन इसके बावजूद अवाम ने जो वोट दिया था वो सबको यह कहकर दिया था कि आपने इमरान खान को वापस लेकर आना है। अवाम ने महंगाई खत्म करने के लिए वोट नहीं दिया, अवाम ने जो है वो इक्तदार करने के लिए वोट नहीं दिया, अवाम ने वजारतें लेने के लिए वोट नहीं दिया, अवाम ने सेहत, हेल्थ और तालीम के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, इनके लिए वोट नहीं दिया, अवाम ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वोट नहीं दिया, अवाम ने कारखानों के लिए वोट नहीं दिया। अवाम ने वोट दिया था इमरान खान को निकालो बाहर। और पहली मरतबा ऐसा हुआ कि अवाम ने एक ही मकसद के लिए वोट दिया था कि जुल्म का बदला वोट से। इमरान खान के साथ बहुत जुल्म हुआ है, आप इमरान खान से दगा नहीं करेंगे, धोखा नहीं करेंगे, आप उसको बाहर निकालेंगे, हम आपको वोट डाल रहे हैं इस शर्त के ऊपर। यह कह के लोगों ने वोट डाला था। लोग अपनी मर्जी से खुद आए थे, ये तो अपने हलकों में नहीं निकल सकते थे। अब ये सारे इक्तदार के चक्करों में है कि जनाब मैंने ये भी ठीक करना है, 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 लेकिन जिस मकसद के लिए अवाम ने वोट दिया उस तरफ ये बढ़ते ही नहीं है। आज तक एक भी एहतजाज, मैं बड़े एहतजाज की बात करूं, छोटे मोटे तो होते रहते हैं। आलिया हमजा साहब बहुत सारे एहतजाज कर रही हैं, पंजाब में अभी भी हुए, चांद रात पे बहुत एहतजाज हुआ, गुज़िश्ता रात बहुत सारी जगहों पे मुजाहरे किए गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग निकले, कहीं 100, कहीं 50, कहीं 200, कहीं 400, बस इतने ये छोटे मोटे एहतजाज होते रहे। लेकिन बात यह है कि आज तक कोई भी एक बड़ी तहरीक या बड़ा एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया हो अपने से, इमरान खान के हुक्म के बगैर, तो मैं मान लूं कि यह क़यादत इमरान खान को बाहर निकालना चाहती है। सादी बात है ना। क्या आपने सुना कि अली अमीन गंडापुर ने अनाउंस कर दिया इस बात को कि मैं इमरान खान को बाहर निकालूंगा, मैं एहतजाजी तहरीक चला रहा हूं, परसों से शुरू हो जाएंगे या 10 दिन बाद शुरू हो जाएंगे या 1 महीने बाद शुरू हो जाएंगे? नहीं, इमरान खान साहब हुक्म देते हैं कि आप एक नई तहरीक शुरू करो और ये सारे इस चक्कर में लग जाते हैं कि इमरान खान को मना कैसे करें, डेट आगे कैसे करवाएं, हम पीछे कैसे रुक जाएं, हम चीज़ों को डिले कैसे करवाएं। ये सबको पता है कि कौन कौन कितना घबराहट का शिकार होता है उस वक्त।
और बाद में ताने दिए जाते हैं जी मैंने इतने पैसे खर्च कर दिए, मैंने जेब से अपनी ज़मीन बेच के पैसे खर्च कर दिए, मैं जनाब वहाँ से जो है वो लेकर आ गया, मैंने वकीलों के पैसे दे दिए। किसी ने कोई पैसे नहीं दिए, ये बहुत बड़ी फंडिंग है और ये मामला खुलेंगे आने वाले दिनों में। मेरे पास 2-3 ऐसे जर्नलिस्ट ने रब्ता किया है खैबर पख्तूनख्वा से और पंजाब से, जिन्होंने बताया कि काफ़ी अच्छी खासी फंडिंग होती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लोग करते हैं और वो लोग ये बताते भी हैं कि जी हम फंडिंग कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ दिस कंट्री। तो कोई ये दावा ना करे कि वो अपनी जेब से कर रहा है, यही दावा अलीम खान करता था। मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं। मुझे डॉक्टर शाहिद साहब ने यह बात बताई, जिनका इंतकाल हो गया था, इकरा अस्पताल वाले, उनके बेटे ने उनका कत्ल करवा दिया था। तो डॉक्टर शाहिद साहब ने मुझे बताया था कि ये अलीम खान साहब सच नहीं बोलते इमरान साहब। मैंने कहा जी क्यों? कहते जी इतनी करोड़ों की फंडिंग तो मैंने दी है, फलां ने इतनी दी है। उन्होंने एक लिस्ट निकाल के मेरे सामने रख दी। उन्होंने कहा जी लाहौर जलसे के अंदर टोटल खर्चा इतना था, डबल पैसे इकट्ठे हुए थे। अब हमें आप ये बताएं कि ये सारा कुछ अलीम खान साहब ने किया था, तो वो जो डबल पैसे इकट्ठे हुए थे वो कहां गए? तो ये अपने खाते में डालना बड़ा आसान होता है। जब अलीम खान साहब कहते थे सारा खर्चा मैं कितना है, सारा खर्चा मैं कितना है। नहीं सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत मकबूल पार्टी है, उसके खर्चे के लिए बेशुमार फंडिंग होती है और उस जमात के लोग देते हैं फंडिंग, उस पार्टी के जो वर्कर्स हैं वो भी फंडिंग देते हैं, पैसा देते हैं। तो इस तरह जो है वो बहुत सारा पैसा अभी भी इकट्ठा होता है। ऐसा नहीं है कि ये पहले ही होता था। कोई ये ना कहे कि वो जाती एहसान कर रहा है पैसा खर्च करके और उसको बार बार गिनवाया जा रहा है कि जाती जेब से दिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ लोग जेब से पैसा भी खर्च करते हैं। खदीजा शाह साहिबा ने बहुत पैसा अपनी जेब से खर्च किया, कुछ और लोग भी हैं। मेरे ख्याल में नाम लूँगा तो जो लोग रह जाएंगे वो लोग फिर कहेंगे जी हमारा नाम नहीं लिया। एक पूरी लंबी लिस्ट है जो लोग पैसा अपनी जेब से भी खर्च करते हैं। अब नाजरीन, ये खुद से तो इन्होंने कोई एहतजाज किया नहीं और एस्टेब्लिशमेंट इसको मैनेज कर रही है। ये जो कहानी आ रही था महीने बाद 35 दिन बाद इमरान खान साहब निकल के बाहर आ जाएंगे, ट्रक की बत्ती है। कौम इस बात को समझे, एस्टेब्लिशमेंट कभी भी ऐसा हुक्मरान इस मुल्क में नहीं आने देगी जो उनके मफादात के खिलाफ होगा या उनके इक्तदार को चैलेंज करेगा। इस मुल्क में पाकिस्तान बनने से बाद से लेकर अब तक एस्टेब्लिशमेंट बराह रास्त इक्तदार के अंदर मौजूद है। पहले दिन से लेकर आज तक इक्तदार का कोई हिस्सा एस्टेब्लिशमेंट ने किसी सियासतदान को नहीं दिया, वो पूरी तरह से अपनी ग्रिप में उन्होंने रखा हुआ है। जो सियासतदान ये चाहता है कि इस इक्तदार के अंदर वो भी हिस्सेदार बन जाए या वो भी फैसले करे इस मुल्क के हवाले से, उसको एस्टेब्लिशमेंट निशाने इबरत बना देती है। हमारे सामने 1 दर्जन के करीब लोगों की मिसालें मौजूद हैं। तो अब इमरान खान को क्यों एस्टेब्लिशमेंट निकाल कर बाहर लेकर आएगी? क्या इमरान खान से कोई डील हो रही है या कोई बातचीत हो रही है? वो तो कहता है मैं नहीं झुकूंगा। तो ये 4 ओवरसीज पाकिस्तानियों को 5 लोगों को बुलवा के, जिनमें से 2 उनके अपने हैं, तो ये मामला तय कर लेंगे? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होना भी नहीं है। तो किसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगने से बेहतर है कि आप अपनी जिद्दोजहद जारी रखें। खासतौर पर जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी अनाउंसमेंट करनी चाहिए, खुल के बात करनी चाहिए। क्योंकि इमरान खान साहब से जब उनकी फैमिली मिलेगी या वकील मिलेंगे, उनके सामने सिचुएशन रखी जाएगी, तो वो बता पाएंगे कि एक्चुअली क्या हो रहा है। और मुझे अच्छी तरह पता है कि कॉमन सेंस ये कहती है कि इमरान खान साहब साफ ये कहेंगे कि जनाब कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, कोई चीज़ नहीं हो रही, आप लोग जहाँ जहाँ पे हैं अपना एहतजाज करें पुरअमन तौर पे और एक तहरीक जो है उसको आगे बढ़ाएं। अब क्योंकि इमरान खान साहब ईद के बाद एक बड़ा मोमेंटम बनता हुआ देख रहे हैं या वो बनाना चाहते हैं, तो एस्टेब्लिशमेंट उसको तोड़ने के लिए अपना रोल प्ले कर रही है। एस्टेब्लिशमेंट को लगता है कि अगर अमेरिका से दबाव कम हो जाता है करारदाद वाले मामलात या दीगर मामलात, या वहाँ पर जो एक खतबाजी हो रही है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता है कि एक लेटर ओवरसीज पाकिस्तानी शुरू करवाना चाह रहे थे जिसपे सेनेटर्स के साइन करवाने थे, तो वहाँ पे ही जानबूझकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने, जो एस्टेब्लिशमेंट से भी राब्ते में हैं, उन्होंने इस सिलसिले को रुकवाया। जो प्रेशर अमेरिका से पड़ सकता है पाकिस्तान के मौजूदा रजीम के ऊपर कि आप ये जुल्म और फसाइयत बंद करें और गैर कानूनी गिरफ्तारियां बंद करें, वो प्रेशर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हैंडल किया पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की मंशा के मुताबिक और सर्व किया पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को। वो मुंह से दिन रात इनको बुरा कहते हैं, लेकिन बीच में ऐसे लोग हैं जो कंप्रोमाइज्ड हैं और अब वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं। शहबाज गिल साहब ने नाम नहीं लिया, तो शहबाज गिल साहब का हम इंतजार करेंगे कि वो कब नाम लेंगे, क्योंकि गिल साहब बहुत सियाणे हैं। गिल साहब अपने ताल्लुकात ठीक रखते हैं और दूसरों को खबरें देते हैं। तो गिल साहब को चाहिए कि अब वो जो है नाम लें और बताएं कि किसने क्या किया है, क्योंकि उनके ऊपर ये बोझ भी है कि वो इमरान खान साहब के साथी हैं और अगर कोई गद्दारी कर रहा है या इमरान खान के कॉज को नुकसान पहुंचा रहा है तो शहबाज गिल साहब को नाम बताना चाहिए और ज़रूर नाम बताना चाहिए, ताकि कौम को पता चले कि गिल साहब के बकौल इमरान खान साहब को और उनके कॉज को कौन नुकसान पहुंचा रहा है। और ये बात ठीक है, ये गिल साहब झूठ नहीं बोल रहे, नुकसान तो पहुंचाया जा रहा है और अब से नहीं है, बड़े लंबे अरसे से नुकसान पहुंचाया जा रहा है। नाज़रीन, एक और बयानिया लॉन्च किया गया नवाज शरीफ साहब के बारे में कि 2024 के इलेक्शन में नवाज शरीफ इस बात के लिए कायल नहीं थे कि वो इक़्तिदार में आए।
ये जनाब मुश्ताक मिन्हाज साहब हैं, ये नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब हैं, ये आज़ाद कश्मीर हुकूमत का हिस्सा भी रहे हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। और इनके दौर में इन्होंने एक दफ़ा भी प्रेस क्लब ये नहीं गए। मियाँ साहब के बड़े अच्छे साथी हैं और जर्नलिस्ट भी बन जाते हैं वक्त आने पे, इलेक्शन भी लड़ लेते हैं वक्त आने पे। तो उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ 2024 के इलेक्शन के बाद मरकज़ में हुकूमत बनाने के कायल नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने सख्ती से इनकार किया तो मुश्किल शुरू हो गई। मुश्ताक मिन्हाज। अंदाज़ा करें आप कि नवाज शरीफ साहब कायल नहीं थे। और भाई नवाज शरीफ साहब कायल नहीं थे तो यास्मीन राशिद की सीट छीनने के लिए आधी रात को आरओ क्यों तब्दील करवाया? नवाज शरीफ साहब अच्छी तरह जानते हैं कि वो दोनों नशिस्तों से इलेक्शन हार गए हैं, तो उन्होंने हारी हुई नशिस्त लेना कबूल क्यों किया? उन्हें पता है कि उनकी बहन और भाई और उनका भतीजा ये सारे लाहौर से इलेक्शन हार चुके हैं, तो हारे हुए इलेक्शन के अंदर उन्होंने जाली फॉर्म 47 क्यों लिए? ये तो बड़ा आसान था। डंडे के जोर के ऊपर नवाज शरीफ साहब को इख्तियार पे बैठाया गया। भाई ये लंदन से डील करके आए थे कि मेरी बेटी को वज़ीर आला पंजाब बना दो और वफाक में हमारी हुकूमत होनी चाहिए। और उन्होंने बाद में कहा कि मियाँ साहब आपका तो बेड़े ही गर्क हो गया सियासत में, आपको चौथी दफा वज़ीर आज़म कैसे बना दें? ये आपके भाई को हम बना लेते हैं, ये ज़्यादा अच्छा खिदमत करता है। लिहाजा मियाँ साहब के भाई को जो है वो वज़ीर आज़म बना दिया गया। और अब ये दुखड़े सुना रहे हैं दुखी आत्मा बन के कि जनाब मियाँ साहब तो हुकूमत लेना नहीं चाहते थे, मियाँ साहब हुकूमत के लिए मरे जा रहे थे। एक बयानिया और नाज़रीन जो काला पीला चैनल है उसके ऊपर लगाए जा रहे हैं, काले चैनल के ऊपर। काले चैनल ने एक और चैनल भी लॉन्च कर दिया है। वो कहते हैं जी हमारे चैनल अब चलेंगे, सारों के चैनल बंद कर दो, एस्टेब्लिशमेंट हर चीज़ पे कंट्रोल कर रही है। मारिंग बलोच के वालिद के बारे में कहा जा रहा है जी BLA का दहशतगर्द था। अब ये हनीफ अब्बासी साहब ने दावा कर दिया ये कि मारिंग बलोच के वालिद BLA के दहशतगर्द थे। मेरा सवाल यह है कि किस अदालत में उनके ऊपर मुकदमा चला, कौन सी जंग में वो मारे गए, कौन से ऑपरेशन के अंदर उनको कत्ल किया गया, या कौन सा FIR या मुकदमा उनके ऊपर दर्ज किया गया? और भाई उसको जबरी तौर पर लापता किया गया, उसकी लाश मिल गई। ये कहाँ का इंसाफ है? हनीफ अब्बासी साहब आपको अगर उठा लिया जाए या आपके किसी घर वाले को उठा लिया जाए और किसी इख्तलाफ की बुनियाद पर उठा लिया जाए और बाद में आपकी लाश मिले और यह कह दिया जाए कि जनाब आप रॉ के एजेंट थे या आप BLA के दहशतगर्द थे या आप TTP के दहशतगर्द थे, तो साबित करता रहे सारी जिंदगी आपका खानदान। आपके ऊपर तो अदालत में केस ही कोई नहीं चला, FIR ही कोई नहीं हुई। तो ये आपने कानून के मुताबिक चीजें करनी होती हैं। पाकिस्तान एक रियासत है जिसने कानून के मुताबिक चलना है। ये मुल्क फिल्मों के ऊपर और ड्रामों के ऊपर नहीं चलेगा। ये मुल्क जो है वो रूल ऑफ लॉ के मुताबिक चलेगा और रूल ऑफ लॉ इस मुल्क में आएगा। ये जो लोग समझ रहे हैं ना कि वो बहुत ताकतवर हैं, वो रब्बुल इज्जत से ताकतवर नहीं है। ये जो लोग समझ रहे हैं ना उनका इस मुल्क पे कंट्रोल है, तो ये कंट्रोल हमेशा नहीं रहना। ये अवाम ये कंट्रोल छीन लेंगे। और मुझे इस बात का इतना ही यकीन है जैसे आज ईद का दिन है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।